किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो चैप्टर है या हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको जो ये दिख रहा है बेटे, आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा फिलर फॉर्म है। फिलर फॉर्म का क्या है, इंस्टाग्राम हैंडल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। जिस भी बच्चे ने फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को नहीं जोड़ा है या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जोड़ा है या इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लाइव अपडेट और जो रीसेंट अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो दिए जाते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इवन यहाँ पे जो फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे क्या है करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए डाली जाती है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद देखो हमारा रोड मैप क्या है सिलेबस को कवर करवाने का। हमने जो अपनी यूनिट 1 है वो कर चुके हैं और यूनिट 1 के 2-3 टॉपिक रहते हैं, उसके बाद हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो देखो इसमें हमारा ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज कल मैंने करवा दी थी। आज हम जो करेंगे वो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे, ठीक है। यानी कि पानी की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। ये आपका सबसे पहले फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो रनिंग वाटर है यानी कि आपका जो दौड़ता हुआ पानी है, दौड़ते हुए पानी की वजह से जो सरफेस पर लैंड फॉर्म बनते हैं उन टोपोग्राफी को फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। द वर्क ऑफ रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ or overland flow and stream is most important of all exogenetic or plantation process. Example groundwater, sea waves, glacier, wind, periglacial process. ठीक है, क्योंकि जो आपका रनिंग वाटर है वो बहुत वाइड स्प्रेड पर क्या है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है प्लेनेट अर्थ पे। आपके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, आपके दो प्रोसेस होते हैं अर्थ पर कुछ भी चीज करने के लिए, इंडो जेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस भी बोलते हो। इंडोजेनेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं और अर्थ के अंदर से काम करने की वजह अर्थ के बाहर पर ये सरफेस को क्या बना देते हैं, अनइवन बना देते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे आपके कुछ ना कुछ बनाने का काम करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस। एग्जाम्पल वोल्केनो, एग्जाम्पल अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्शन हुआ तो इसकी वजह से ये लावा ऐसे जम गया और इसने माउंटेन का रूप ले लिया, तो इसने क्या है आपके लैंड फॉर्म पर कुछ ना कुछ बनाने का काम किया है, ठीक है। तो ये आपका जो इंडोजेनेटिक है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस है वो क्या करते हैं आपके जो अर्थ का सरफेस है उसको उबड़ खाबड़ बना देते हैं। अब इस अगर सिर्फ इंडोजेनेटिक फोर्स काम करते तो आपका अर्थ जो है वो बैलेंस नहीं रह पाता। अब अर्थ बैलेंस नहीं रह पाता तो उसके लिए एक फोर्स और है जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो बाहर से अर्थ पर काम करते हैं। एग्जाम्पल है इस पे वाटर, एग्जाम्पल है इसमें ग्लेशियर, एग्जाम्पल है इसमें कोस्टल वेव, एग्जाम्पल है इसमें आपका विंड। ये सारे आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स के टाइप है। अब ये देखो ये पहाड़ खड़े हो गए, अब विंड इस पर काम करती है, हवा आती है इसके क्या करने लगती है, इरोजन शुरू कर देती है। पानी आता है इसका इरोजन शुरू कर देती है, इनको काटना शुरू कर देती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इस उठे हुए भाग को बिल्कुल प्लेन एरिया में बदल देते हैं, ठीक है। तो आपके अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस ने तो अपना काम कर लिया, टेरेन वगैरह सब बना दिया। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से आपके कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कुछ होते हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म और कुछ होते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म।
अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में आप ये पढ़ोगे कि वाटर की वजह से, पानी के हेल्प की वजह से, रिवर का जो पानी है, स्पेशली आप रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले लैंड फॉर्म के बारे में बात करोगे कि रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले सरफेसेस को, फॉर्म्स को, आकृतियों को क्या बोला जाता है? फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में, यानी कि जो अर्थ पर बाहर से जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसमें जो पानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड है ना, आपके प्लेनेट अर्थ पर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, तो सबसे ज्यादा ये इरोजन कौन करता है? आपका आपकी रिवर या वाटर। ठीक है, कहते हैं कि या तो लैंडफॉर्म आपके क्या आते हैं, लैंडफॉर्म आइदर कार्ड आउट, यानी कि लैंडफॉर्म या तो बिगड़ते हैं या बिल्टअप या बनते हैं। लैंडफॉर्म बन बिगड़ते किसकी वजह से है? जब उनका इरोजन होता है। बनते किसकी वजह से है? जब डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे एक बात करते हैं, एक होता है आपका इरोजन और एक होता है आपका वेदरिंग। उसके बाद हम डिपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, वेदरिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है, वेदरिंग के बाद सेकंड प्रोसेस होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? ये आपकी रॉक्स है। ठीक है, जब हवा की वजह से, विंड की वजह से या पानी की वजह से रोक के जो चट्टान है, चट्टान के कण ढीले हो जाते हैं और ढीले होके अपनी जगह पर ही टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अपनी जगह पर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है वेदरिंग। चट्टानों का अपनी जगह पर टूटने फूटने को वेदरिंग बोला जाता है। वही होता है आपका इरोजन। जब ये वेदरिंग की वजह से चट्टान के कण ढीले हो गए, अब पता है जैसे ही पानी आएगा इसको बहाकर यहाँ से सबको, इन मिट्टी को ले जाएगा और कहीं और जाकर क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। जब कहीं और जाकर डिपॉजिट कर देगा तो इसको बोला जाता है, तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? आपके कोई भी लैंडफॉर्म बनता है और इरोजन की वजह से कोई भी लैंडफॉर्म क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है, और रनिंग वाटर की वजह से ये सारे लैंड फॉर्म जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनको बोला जाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ठीक है, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म आपके कुछ इरोजनल भी होंगे, डिपोजिशनल भी होंगे, जो दौड़ते हुए पानी की वजह से बनते हैं। और जो जो रनिंग वाटर है, दौड़ता हुआ पानी है, वो इनको शेप देता है और इसको क्या बोला जाता है? फ्लूवियल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, बहते पानी द्वारा कटी हुई या अनियमित या मनमित बनी हुई भू आकृतियां जलीय भू आकृतियां कहलाती है। और बहता हुआ जल जो इन्हें आकार देता है, जलीय प्रीमियाएं, यानी कि जलीय आकृतियां इनको कहलाती है। अब देखो आपका जो बारिश का पानी है, द रेन वाटर रीचिंग द अर्थ सरफेस, जैसे ही बारिश का पानी अर्थ सरफेस पे आता है तो वो क्या बन जाता है? सरफेस रन ऑफ, यानी कि धरातल पर बहता हुआ जल बन जाता है, जो कि आपकी ग्राउंड पर क्या है? लेटरली चौड़ाई में वो क्या होता है? फैलता जाता है। और जो सरफेस रन और फिर ये क्या बन जाती है? एक नदी बन जाती है। और नदी क्या होती है आपकी? देखो, ये बारिश का पानी आया, बारिश का पानी आया यहाँ से, नदी हाई स्लोप से लो स्लोप तक जाती है, यहाँ से आया, यहाँ से तो एक धारा में, फिर नीचे आके ये क्या है? अलग अलग धाराओं में ये नदी बट जाती है। ठीक है, और ये क्या है? आपकी जो रिवर है, वो जो स्ट्रीम है, वो पेरेनियल होती है, यानी कि परमानेंट स्ट्रीम होती है। परमानेंट स्ट्रीम वो जिनमें 12 मासी स्ट्रीम भी बोलते हैं, जिनमें 12 के 12 महीने पानी रहता है पूरा साल। नॉन परमानेंट और सीजनल होती है, जिनमें 12 के 12 महीने पानी नहीं रहता। उनमें सीजन, जब मतलब आपकी बारिश का मौसम होता है तब पानी ज्यादा, बाकी फिर वो सूखी होती है। ठीक है, ये देखो, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले जल जब क्या हो जाता है? सतह पर फैलते तो उन्हें सतही अपवाह बन जाता है। और सतही अपवाह एक धारा बन जाता है, एक चैनल बन जाता है। उसके बाद आके चल के क्या है? अलग अलग फॉर्म में ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है, आप देखो, जो आपका ये फ्लूवियल प्रोसेस है या फिर रिवर, नदी के दो ज्वारा, देखो नदी जो है ना, नदी अपना काम तीन उसमें करती है।
नदी सबसे पहले इरोजन करती है, इरोजन के बाद नदी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद नदी करती है डिपोजिशन। अब इस तीनों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जो फ्लूइड लैंडफॉर्म है उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी कि नदी के द्वारा बनाए वाले लैंडफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो लैंडफॉर्म होते हैं जो इरोजन की वजह से बनते हैं, एक वो लैंडफॉर्म होते हैं जो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इरोजन तो पढ़ लिया, लेकिन पहले हमें इरोजनल वर्क, रिवर कैसे कैसे इरोजन करती है। देखो इरोजन के लिए आप ये कुछ भी मत देखो कि इरोजन इरोडेयर वर्ड से मतलब निकला, जिसका मतलब गुनो होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, इरोजन डायनेमिक प्रोसेस है, और जो वेदरिंग है, वेदरिंग कैसा है आपका, वेदरिंग स्टैटिक प्रोसेस है। अब दूसरी बात याद रखना, जो इरोजन है आपका, देखो सबसे पहले इरोजन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब कि वो प्रोसेस जो चेंज होता रहता है। उसमें क्या होता है, जो जियो मटेरियल होते हैं ना, जो मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर देता है उनकी रोक से, और कहीं दूसरी साइड जाकर उनको डिपोजिट करता है, ठीक है। और ये इरोजन में क्या होता है कि जब आपका मटेरियल का अमाउंट ऑप्टिमम होगा, तब आपका कुछ आपको ये भी कंडीशन बताई जाएगी कि इरोजन कब ज्यादा होगा, इरोजन कब कम होगा, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। देखो, द रिवर शुड नाइदर बी ओवरलोडेड नॉर अंडरलोडेड। देखो अब ये एक कंडीशन है कि इरोजन कब होगा। ये जो नदी है, नदी में ना तो मटेरियल जो लोड है, सेडिमेंट है, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए। अगर रिवर ओवरलोडेड है, नदी में क्या है, सेडिमेंट बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी इतनी है कि वो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने सारी चीज को बहा कर नहीं लेके जा सकती, ठीक है। तो वो क्या कर देगी कि वो डिपोजिशन स्टार्ट करना शुरू कर देगी नदी के बीच में ही, ठीक है। इट वुड स्टार्ट डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लोड, एंड इफ द रिवर, ये तो समझ में आ गया कि अगर नदी में लोड ज्यादा होगा और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी स्पीड इतनी नहीं है पानी की कि वो उस सारे को बहा कर ले जाए, तो वो उसको छोड़ना शुरू कर देती है और बीच बीच में क्या है, डिपोजिशन शुरू कर देती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नदी, इफ द रिवर इज अंडरलोडेड, यानी कि अब अंडरलोडेड क्या है कि नदी की स्पीड ज्यादा है, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे भी जो इरोजन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा, कोई इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है इरोजन और रिवर के लोड में, वो देखो कि नदियों पर न तो अधिक भार होना चाहिए और न ही भार कम होना चाहिए, क्योंकि यदि की परिवहन क्षमता के सापेक्षक अधिक भार है, तो जो है वो वहीं पर उसको छोड़ना शुरू कर देगी और जो इरोजन है वो नगण्य हो जाएगा। अब देखो, अब कंडीशन है कि इरोजन मिनिमम कब होगा, इरोजन मैक्सिमम कब होगा। ये पहली दो कंडीशन है कि इरोजन कम कब होगा। इरोजन बिकम मिनिमम इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिवर लोड। देखो इरोजन तब भी कम होगा जब नदी में जो लोड है, नदी में जो सेडिमेंट है वो क्या होगा, कम होगा, अंडरलोडेड होगी रिवर अगर। सेकंड है, इरोजन तब भी कम होगा जब रिवर ओवरलोड होगी, यानी कि उसकी एबिलिटी से जब पानी ज्यादा होगा तब भी इरोजन कम होगा। इरोजन मैक्सिमम कब होगा, जब रिवर में उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड होगा, तब इरोजन मैक्सिमम होगा। ना, यही एक कंडीशन है कि ना तो लोड ज्यादा ना लोड कम, जिसकी वजह से इरोजन ज्यादा होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर लोड ज्यादा है लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी नहीं है, अब मेरे में वेट 25 है और मैं 60 kg का कुछ उठा रही, तो वो मेरी एबिलिटी से ज्यादा है, मैं उसको नहीं उठा पाऊंगी, ठीक है। और जो लॉ ऑफ इरोजन है वो ये स्टेट करता है, द रेट एंड अमाउंट ऑफ इरोजन इंक्रीजेस बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर एंड इट्स लोड, while it decrease after the attainment of their equilibrium condition। जो लॉ ऑफ इरोजन है, लॉ ऑफ इरोजन क्या स्टेट करता है कि जो रेट है
और जो अमाउंट है इरोजन का, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब नदी की कैपेसिटी के बराबर क्या होता है, लोड होता है, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो देखो जो शुरुआत में क्या होता है, लोड इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है कि लो ऑफ इरोजन ये कहता है कि जो रेट है, अमाउंट है इरोजन का, वो बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब तक नदी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही नदी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है, तो जो नदी में लोड है उसकी मात्रा क्या है, वो घटती जाती है, जैसे ही वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है। और ये पॉइंट आउट भी किया गया है कि रिवर के लोड के अलावा जो रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब जो रिवर की स्पीड है, और चैनल का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है चैनल का जो स्लोप है, वो क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर है जो फ्लूवियल जो इरोजन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि देखो जो नदी का लोड है और नदी की कैपेसिटी है, वो तो नदी के इरोजन, नदी द्वारा इरोजन को कंट्रोल करते करते हैं, साथ ही साथ नदी की स्पीड और नदी का स्लोप, नदी हाई टू लो, ऐसे हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ आ रही है या प्लेन एरिया में बह रही है, ये भी डिटरमाइन करता है कि इरोजन कब ज्यादा होगा। इरोजन बिकम मैक्सिमम व्हेन द रिवर हैविंग स्टीप चैनल। अब इन्होंने एक बात और कही कि इरोजन तब ज्यादा होगा जब नदी का जो चैनल है वो बहुत स्टीप होगा। स्टीप स्लोप से जब ऊपर से नदी नीचे आएगी तो यहाँ पे इरोजन क्या होगा, एज कंपेयर टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि जहां जिसका स्लोप कम होता है वहां पे इरोजन कम होगा। एंड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लोड ऑफ गुड साइज एंड हाई कैलिबर फ्लो विद हाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे चारों चीज है, नदी की जो स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, नदी का जो स्टीपनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, लोड अच्छा होना चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें होंगी तब कोई भी नदी सबसे ज्यादा इरोजन करती है और अच्छा इरोजन करती है। अब ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी है पानी की वो किस पर डिपेंड करती है, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, स्लोप पर, नदी के स्लोप पर, और पानी की कितनी मात्रा। देखो ये मान लो नदी का स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है और दूसरा उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा है, तो इरोजन भी आपका ज्यादा होगा। ये बेशक आप ऐसे करके लिख सकते हो, स्पीड ज्यादा कब होगी, when slope of river is high and speed of slope of river is high and volume of water is also high, then the erosional power of stream is। अब ये कहते हैं नॉर्मली अगर देखें कि तो इरोजनल जो पावर है नदी की वो प्रोपोर्शनेट है वेलोसिटी के। ठीक है, मीन्स अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, अगर वेलोसिटी डबल है तो इरोजनल पावर कैसी हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर नदी की स्पीड 2 टाइम बढ़ रही है तो नदी का इरोजनल जो स्पीड है वो 4 गुना बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर 2 टाइम बढ़ रही, अब उसके बाद अगर वेलोसिटी स्पीड 4 गुना बढ़ रही है तो स्पीड 16 गुना, जो इरोजनल स्पीड है वो 16 गुना बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो लिथो जो आपका धरती है, धरती का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन कम होगा। ठीक है, अब है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन। देखो आपकी जो इरोजनल वर्क है रिवर का, देखो एक तो नदी करती है केमिकल इरोजन, एक नदी करती है फिजिकल इरोजन। मैकेनिकल इरोजन को क्या बोलते हैं, फिजिकल इरोजन भी बोलते हैं। केमिकल इरोजन में क्या होता है, आपका कोरोजन होता है, सोल्यूशन, कोरोजन को ही सॉल्यूशन कहते हैं, कार्बोनेशन। देखो केमिकल इरोजन में क्या होता है बेटे, जब केमिकली जो मान लो ये रॉक्स है और वाटर है और इस रॉक में कोई मिनरल है या कोई केमिकल है, जब ये रिएक्ट करके इस रिवर का इसकी रॉक्स का इरोजन होता है तो उसको बोला जाता है केमिकल इरोजन। लेकिन जब आपका फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ही पानी, मान लो ये नदी है, ये आपका रॉक है, यहाँ पे नदी है, नदी का पानी यहाँ पे आया ऐसे लगा, तो इसने क्या किया, पानी ने अपनी मार मारी और जिसकी वजह से यहाँ का इरोजन हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से इरोजन नहीं हुआ। जो फ्लूवियल इरोजन है उसको और भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वर्टिकल इरोजन और डाउन कटिंग। देखो ऐसे जब नदी इरोजन करती है इसको बोला जाता है वर्टिकल और डाउन कटिंग, और जब ऐसे करती है तो इसको बोला जाता है लेटरल इरोजन, या इसको हम
हॉरिजॉन्टल इरोजन भी बोलते हैं। अच्छा, जब वर्टिकल होगा ना तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी नदी की जो गहराई है तब बढ़ती है वर्टिकल इरोजन की वजह से, और लेटरल इरोजन की वजह से नदी की चौड़ाई बढ़ती है। अब ये आप डिफरेंस देखोगे, जब नदी पहाड़ों में होती है ना तो पहाड़ों में नदी की गहराई ज्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में नदी क्या करती है, पहाड़ी इलाके में नदी करती है कि वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है, और वहां पे नदी स्पीड में बहुत ज्यादा होती है, वहां पे नदी का स्लोप भी बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे नदी में सेडिमेंट भी होता है, तो वहां पे नदी की जो डीपनेस है वो भी ज्यादा होती है, और वहीं पे आपकी क्या बनती है, ये वी शेप वैली, ये ऐसे ऐसे गोर्ज, और ये ऐसे ऐसे कैनियन, ये वही बनते हैं। वही आपका जब नदी प्लेन एरिया में आते हैं तो वहां पे ये वर्टिकल इरोजन बन, और नदी अब अपने किनारों को काटना शुरू कर देते हैं। पहले नदी अगर इतनी है तो वो क्या हो जाती है, वो आगे इतना फैलना शुरू कर देती है, नदी अपने किनारों को ही काटना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जैसे गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर का क्या है कि जैसे अगर आप ऊपर से देखोगे ना पहाड़ों पर, तो गंगा रिवर की जो वाइडनिंग है, चौड़ाई है, वो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार के आगे से देखोगे, हरिद्वार और हरिद्वार के पास से और आगे से देखोगे, तो गंगा रिवर की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेन एरिया में आ जाती है, और प्लेन एरिया में वो क्या करती है, अपनी चौड़ाई को बढ़ाना शुरू कर देती है, और अपनी क्या कर देती है, गहराई को कम कर देती है। ठीक है, अब ये है आपके इरोजन के टाइप की, इरोजन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले है सोल्यूशन और कोरोजन। देखो, सोल्यूशन का ही दूसरा नाम कोरोजन है। अगर आपको कोरोजन लिखना है तो देखो इस ओ से और इस ओ से और इस ओ से याद रखना, सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज कोरूशन। और देखो यहाँ पे इस अब्रेशन से और इस यहाँ पे इस अब्रेशन से और यहाँ पे इस कोरेजन से, याद रखना अब्रेजन और कोरेजन एक होता है। अब सॉल्यूशन और जो कोरोजन है वो क्या होता है, देखो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। जब आपकी कार्बोनेट रॉक होती है, यानी कि जो चूना पत्थर की चट्टाने होती है, चूना, मान लो ये कोई चूना पत्थर की चट्टान है, इस पे पानी आके लगा तो पानी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये चूना पत्थर की जो कार्बोनेट रॉक है इसके साथ घुल जाएंगे, और घुल के इसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है सोल्यूशन और कोरोजन। कोरोजन, उसके बाद है एब्रेशन और कोरेजन। एब्रेशन और कोरेजन क्या होता है, जब आपके ये आपका है, ये नदी है, ये नदी बह रही है, नदी में क्या है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, बोल्डर्स है, पेबल्स है, कोबल्स है। ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ चलते हैं, पानी के साथ चलते हैं तो जो ये नदी की तली है ना, इसके साथ क्या करते हैं, रगड़ खाकर चलते हैं, रगड़ खाकर चलते हैं तो क्या करते हैं, ये नदी में नीचे नीचे ऐसे ऐसे होल होल बना देते हैं, जिससे नदी की गहराई बढ़ती जाती है। इसको बोला जाता है एब्रेशन और कोरेजन। और इसी एब्रेशन और कोरेजन की वजह से क्या बनते हैं, पोर्ट होल बनते हैं। ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग टूल्स हैं एक तरीके से, यानी कि गड्ढा खोदने वाले टूल्स हैं। ये बोल्डर, कोबल, पेबल, जिनका जो साइज है वो अलग अलग है, इनका कैलिबर भी अलग है, क्षमता भी अलग है। ठीक है, अब देखो ये ये है आपका, ये नदी है, नदी में देखो ये कोई है, ये कम पत्थर है, तो इसने देखो इतनी चौड़ ऐसे इतनी गहराई कर दिया, ऐसे नीचे इतनी जमीन को में क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, इतना इरोजन कर दिया। तो ऐसियों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पोर्ट होल। पोर्ट होल इसी की वजह से बनता है, एबरेशन और कोरेजन की वजह से बनता है। एक डिप्रेशन होता है, एक गर्त होती है पानी के नीचे नदी में। जैसे आप कभी कभी देखोगे पानी में, जब आपकी नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है तो उसमें गड्ढे गड्ढे मिलते हैं, वो ये पत्थर क्या कर देते हैं, इरोजन करते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, और इन पोर्ट होल का जो बड़ा रूप है उसको क्या बोला जाता है, उसका भी एक नाम है। ठीक है, जिसको बोला जाता है प्लंज पुल। इसे और बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे इनको प्लंज पुल बोला जाता है। उसके बाद देखो, जब नदी वर्टिकल एब्रेशन, यानी कि जब वर्टिकली डाउन कटिंग होती है, वर्टिकल जो इरोजन है ना, वर्टिकल एब्रेशन नदी कब करती है, जब वो अपनी यूथ स्टेज में होती है। ठीक है, यूथ स्टेज में नदी का ग्रेड स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। स्लोप ज्यादा, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहां पे नदी की गहराई बढ़ जाती है और चौड़ाई होती ही नहीं है।
अब उसके बाद है एट्रीशन। एब्रेशन पढ़ लिया, कोरेजन पढ़ लिया। अब एट्रीशन में क्या है कि ये नदी में क्या है, कंकड़ पत्थर है। जब ये कंकड़ पत्थर आपस में टकरा कर चलते और एक दूसरे का इरोजन करते हैं तो उसको बोला जाता है एट्रीशन। ठीक है, इट आर द इरोजनल टूल्स इन देमसेल्फ, अपने आप के लिए इरोजनल टूल है। जो बोल्डर्स है, कोबल है, पेबल है, वे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा के रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, छोटा करते रहते हैं, छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते रहते हैं। और वही देखो, आपने देखा होगा नदी के नीचे ना छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, वो इसी की वजह से। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें सिर्फ अकेला जो पानी है ना, पानी का एक्शन होता है। मान लो ये कोई रोक है, इस रोक पर पानी ने आके एकदम से क्या है, अटैक किया था, जिसकी वजह से पानी की जो स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे इस रोक में वेदरिंग की वजह से जो कण ढीले थे वो इसके साथ चले जाते हैं और ये इसको कहीं और जाकर क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है। तो इनकी वजह से आपका क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, अब आपका एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है बेस लेवल कंसेप्ट। क्या होता है बेस लेवल ऑफ इरोजन? देखो, बेस लेवल का जो कंसेप्ट है वो पहले देख लो, आपका दिया था पावेल ने और 1875 में। अब ये बेस लेवल क्या है, पहले ये देखो, ये आप अभी कुछ मत पढ़ो, सिर्फ यहाँ पे देखो। ये कहते हैं कि कोई नदी जो है ना, नदी, ये देखो यहाँ से नदी चली, नदी यहाँ से चली तो नदी ने क्या किया, धीरे धीरे देखो, ये माउंटेन की पहले ऊंचाई इतनी थी, धीरे धीरे देखो इसकी कितनी कम कर दी है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल यहाँ पे आके मिल गई है। तो ये जो आपके पावेल है, पावेल ने कंसेप्ट दिया बेस लेवल कंसेप्ट। बेस लेवल कंसेप्ट में पावेल क्या कहते हैं कि है ना, एक लिमिट होती है। ठीक है, कि नदी है ना, एक लिमिट होती है किसी भी लैंड पार्ट की, और इस लिमिट के बाद कोई भी नदी किसी भी लैंड का क्या नहीं कर सकती, इरोजन नहीं कर सकती। बस यहीं तक इरोजन हो सकता है, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद का जो लैंड पार्ट है उसका इरोजन नहीं हो सकता। इसी को बोला जाता है बेस लेवल। देर इज अ लिमिट फॉर मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन, एक लिमिट होती है वर्टिकल इरोजन की, इसके बाद वर्टिकल इरोजन नहीं होता, वहां पे फिर स्टॉप होता है। उसके बियॉन्ड नदी नहीं जा सकती, उसके बियॉन्ड नदी अपनी वैली को गहरा नहीं कर सकती। और इस लिमिट को, लास्ट लिमिट को क्या बोला जाता है, बेस लेवल। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड, जो ये लिमिट है मैक्सिमम, जहां तक हम जहां तक नदी क्या कर सकती है, इरोजन कर सकती है, उसको बोला जाता है बेस लेवल। ठीक है, सिंपली बेस लेवल बोलते, जो कि आपके पावेल ने पोस्टुलेट किया है 1875 में। और उनके अकॉर्डिंग जो बेस लेवल कौन सा है, सी लेवल। ठीक है, सी लेवल देखो, यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, ये पहाड़ी वाला इलाका है और ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो ये पावेल कहते हैं कि जो बेस लेवल है ना, उसको सी लेवल भी बोलते हैं। कि जो नदी है, नदी क्या करती है, सिर्फ जहां पे नदी आकर समुद्र में गिर जाती है, उसके बाद नदी लैंड फॉर्म का इरोजन नहीं कर सकती, वो क्या हो जाता है, वो लास्ट लिमिट है। अकॉर्डिंग टू हिम, सी लेवल बिकम द ग्रैंड बेस लेवल बियॉन्ड विच नो ड्राई लैंड कैन बी फर्दर डिग्रेडेड, जिसके बाद कोई भी सूखी हुई लैंड का डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और बेस लेवल क्या होते हैं, आपके लोकल भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिवर। अब आप क्या जाते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में आपकी देखो रिवर वैली है। सबसे पहले देखो, जो आपकी रिवर है ना, रिवर क्या बनाती है आपकी, ऐसे रिवर बनाती है, ये वी शेप, रुक जाओ एक मिनट, आपकी रिवर ऐसे वी शेप वैली बनाती है। पहले बनेगी वी शेप वैली। वी शेप वैली का थोड़ा बड़ा हुआ रूप क्या है आपका, ये गोर्ज। गोर्ज का भी, जब इस वी शेप वैली का इरोजन हुआ तो ये गोर्ज बना। गोर्ज का जब थोड़ा और इरोजन हुआ तो क्या बन गया आपका, कैनियन बन गया। ठीक है, ऐसे बनते, जो वी शेप वैली है वो रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में बनाती है।
इनिशियल स्टेज में वी शेप वैली बनाती है। ये क्या, ये आपका ऐसे पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ पे कोई नदी आती है तो नदी ऐसे वर्टिकल जो है काटने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, वैली बन जाती है ऐसे, ये वैली बन जाती है, इसको क्या बोला जाता है, वी शेप वैली। फिर ये और ज्यादा इसकी थोड़ी सी और ज्यादा नदी गहराई करती है, तो गहराई करने की वजह से ये क्या है, ये खुल जाती है, फिर गोर्ज और ज्यादा गहराई बढ़ती है तो ये होता है कैनियन। ठीक है, जो वैली होती है वो बहुत डीप, बहुत गहरी और बहुत बीड़ी होती है। जो दोनों साइड होती है वैली की वो क्या होती है, एक साथ मीट करती है, देखो ऐसे, ऐसे मीट करती है, ठीक है। और इस तरीके की जो वी शेप्ड वैली है वो कैसे बनती है, डाउन कटिंग यानी कि वर्टिकल इरोजन की वजह से, जिसको डाउन कटिंग भी बोलते हैं। इसकी वजह से वैली डीपनिंग होती है, यानी कि वैली की गहराई बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इनके जो ये होते हैं ना, ये जो किनारे दिखा रही है कनकेव शेप में, तो उसके बाद ये क्या है, इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी क्या है और बढ़ जाती है, जिसके बाद उनको गोर्ज कहते हैं, फिर कैनियन बोलते हैं। देखो वी शेप वैली कैसे बनती है, सबसे पहले रोक ऐसी है, ये कोई रोक है, यहाँ पे देखो अब नदी क्या करती है, अब सेकंड स्टेज देखो, यहाँ पे नदी ने इसको काटना शुरू कर दिया, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, इसका इरोजन करना शुरू कर दिया। अब देखो इरोजन शुरू हो गया तो आपकी देखो ये कैसी वैली बन गई, ये देखो यहाँ पे फोर्थ स्टेज में देख लो, ये वी शेप वैली बन गई, नैरो वी शेप वैली, ठीक है। ये देखो अगर रियल में दिखाएं तो ऐसी आपकी होती है ये वी शेप वैली, कैसे ये धीरे 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 इसको काटती रहती है, ठीक है। अभी ये एरिया आपको क्या धीरे धीरे ये पीछे हटने लगे, ऐसे कटने लगेगा, तो नदी क्या है अपनी गहराई बढ़ाती रहती है, इसको बोला जाता है वी शेप वैली। वी शेप वैली के बाद आपके होते हैं गोनियन, गोर्ज नॉट कैन, गोनियन, गोर्ज एंड कैनियन। गोर्ज और कैनियन क्या होते हैं, वो बहुत डीप और नैरो वैली होती है, ठीक है, जिनकी बहुत स्टीप साइड होती है ऐसे, ऐसे ये होते हैं आपके गोर्ज, और इससे भी चौड़े होते हैं आपके कैनियन। नॉर्मली बहुत डीप और नैरी वैली, नैरो वैली को बोलते हैं गोर्ज, और गोर्ज का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, गोर्ज का ही जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोला जाता है कैनियन, ठीक है। गोर्ज और कैनियन क्यों बनते हैं, आपकी डाउन कटिंग वर्टिकल इरोजन की वजह से गोर्ज और कैनियन दोनों यूथफुल स्टेज यानी कि जिसको जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं, और गोर्ज आपके वाटरफॉल के पीछे हटने की भी वजह से बनते हैं। मोस्टली जो हिमालयन रिवर में जो गोर्जेस होते हैं वो ऐसे बहुत डीप और बहुत नैरो, ठीक है। वाटरफॉल के रिसेशन पीछे हटने की वजह से भी बनते हैं। वाटरफॉल क्या होते हैं वो भी समझाऊंगी। आपका हुंड्रूगढ़ गोर्ज है सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। आपका ये देखो यहाँ पे आपको नाम दे रखे कि कौन से गोर्ज किस पे, तो इनके नेम याद रख लेना। उसके बाद जो ग्रैंड कैनियन है आपका कोलोरेडो रिवर का, ये क्या है, कोलोरेडो रिवर पर एक बहुत बड़ा कैनियन है यूएसए में, एरिजोना में, ठीक है, जिसकी लेंथ इतनी है, डेप्थ इतनी है। ऐसे ही जो इंडस रिवर है वो भी हिमालयन रेंजेस को कट करती है, 17,000 फुट जो गहराई है गोर्ज और कैनियन की है, बहुत बहुत गहरी है, ठीक है। गोर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है, देखो गोर्ज आपके कितने चौड़ाई कितनी कम है, ठीक है, कितनी नैरो सी वैली है, लेकिन जब ये देखो और ज्यादा कट जाते हैं और ज्यादा ये रोक्स कट जाते तो देखो आपके, देखो ये पहले ये रोक है ना यहाँ तक थी, ये मिली हुई थी, धीरे धीरे नदी ने इसको काट दिया, बिल्कुल छोटा सा कर देगी, ये होता है आपका गोर्ज। देखो ये वी शेप वैली, फिर आपका गोर्ज और फिर आपका कैनियन, ये तीनों चीज है। अब होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल दो तरीके से बनता है, एक जब आपकी जो रॉक्स होती हैं, देखो ये आपकी है, एक आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो ये जो सॉफ्ट रॉक है ना इसका इरोजन हो जाता है, ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे, अब ऐसे हो जाता है, ये देखो ये पानी ऊपर से गिरा ना, तो इसने सॉफ्ट रॉक को क्या कर दिया, काट दिया, और बस आपकी हार्ड रॉक बच गई। तो ये पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, इसको बोला जाता है हार्ड रॉक,
ठीक है। और एक होता है जब आपकी रॉक ऐसे हो, वर्टिकल, ठीक है। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो ये हार्ड रॉक अपनी जगह पे रही, सॉफ्ट रॉक का क्या हो गया, इरोजन हो गया। फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक। अब जब पानी आएगा ना, वो इस पे से ऐसे क्या है, उछलता हुआ दिखेगा। इसी को बोला जाता है आपका वाटरफॉल। जब इस वाटरफॉल का पानी एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो ये नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर से लगता है पानी, जिसकी वजह से नीचे पानी में गड्ढे हो जाते हैं, और उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, प्लंज पुल बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे बनते हैं आपके वाटरफॉल। डायग्राम देखते हैं। देखो, आपका ये था ऐसे ही, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। अब देखो, ये ऊपर की जो हार्ड रॉक है ना, ये ऐसे ही बची रही। नीचे की जो ये सॉफ्ट रॉक है ना, उनका देखो इरोजन होता गया। अब देखो, ये पानी ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, झरना बोला जाता है। लास्ट में देखो बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है, पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ये देखो, आपका हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। इसको जो बोला जाता है प्लंज पुल, पानी में नीचे जाके जो गड्ढा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, अब हिंदी में बोला जाता है अब नमन कुंड। ठीक है, या फिर प्लंज पुल। अब ये वाटरफॉल के नेम दे रखे हैं जो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद पोर्ट होल्स मैंने आपको समझा दिया है क्या होते हैं, ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये होते हैं आपके छोटे छोटे, ये प्लंज पुल, ये देखो प्लंज पुल, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। देखो, स्ट्रक्चरल बेंचेस नदी में क्यों बनते हैं, इसका एक की वर्ड है, डिफरेंशियल इरोजन की वजह से। यानी कि रिवर में क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बेंचेस, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। क्या होता है, देखो ऐसे ही होता है, ये हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। अब देखो, नदी में जो हार्ड रॉक है वो तो ऐसे बची रही, जो सॉफ्ट रॉक है उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया। ठीक है, हार्ड रॉक ऐसे। ठीक है, तो इसका मेन रीजन है कि जब नदी नदी में सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हार्ड रॉक ऐसी रही, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया। ये हार्ड रॉक ऐसी रही, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया। ये हार्ड रॉक ऐसी रही। ये कैसे होता है, डिफरेंशियल इरोजन, अलग अलग तरीके से, मतलब कि एक हार्ड रॉक होती है, एक सॉफ्ट रॉक होती है। जब ये ऐसे होती है तो उसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल बेंचेस। रिवर टेरेस भी क्या होते हैं, देखो स्ट्रक्चरल बेंचेस और रिवर टेरेस में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चरल बेंचेस बनते हैं आपके डिफरेंस इरोजन की वजह से, लेकिन रिवर टेरेस बनते हैं आपके रेजुविनेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ रेजुविनेशन। उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, रिवर टेरेस बनते हैं। जो टेरेस है उसमें पेयर टेरेस और अनपेयर टेरेस होते हैं। इसका रीजन याद रखना, बिकॉज ऑफ रेजुविनेशन। रेजुविनेशन क्या होता है, देखो रेजुविनेशन होता है, आपकी जो नदी है, मान लो ये नदी है, नदी है ना अपनी ओल्ड स्टेज में आ गई है, लेकिन सडनली क्या हो गया, कोई प्लेट मूवमेंट हुई या कोई वोल्केनो की इरप्शन हो गया, जिसकी वजह से नदी के रास्ते में माउंटेन्स फिर से खड़े हो गए। तो अब नदी क्या आ जाएगी, नदी अपनी यूथ स्टेज में आएगी, नदी फिर से इरोजन शुरू करेगी और फिर से एंड तक पहुंचेगी। तो ऐसे जो आपके बनते हैं वो रिवर टेरेस बनते हैं इस वजह से। ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपका स्ट्रक्चरल बेंचेस एंड रिवर टेरेसेस। ये देखो, ये रिवर टेरेस बन गए हैं आपके, दिख रहे हो तो किसको। ठीक है, उसके बाद है रिवर मिएंडर। रिवर मिएंडर करती है ऐसी, नदी जब सांप की तरह चलने लगती है। ये कब आता है, जब नदी अपनी मैच्योर स्टेज में आती है। जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में आती है तो नदी क्या करने लगती है, ऐसे बहती है। ये नदी है ऐसे, ठीक है, तो नदी क्या करती है, ऐसे बह रही है। तो इस वाले पे क्या करती है, इरोजन, और इस वाले पे क्या करती है, डिपोजिशन। ये इरोजन, ये क्या है, डिपोजिशन। इरोजन, ये डिपोजिशन, इरोजन, ये डिपोजिशन। ऐसे जो
सांप की तरह जब नदी चलती है ना तो इसको बोला जाता है इरोजन। ये मीएंडर क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ तो इरोजन करती है लेकिन यहाँ पे क्या कर देती है, डिपोजिशन करती है। तो अब नदी का पानी यहाँ पे नहीं आता, रुकावट आती है, तो नदी का पानी रुकावट आती है तो ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है, तो क्या है, इसलिए ऐसी को क्या बोला जाता है, रिवर मिएंडर बोला जाता है। ठीक है, ये देखो नदी कैसे मेंढर करी है, जो ये आपको हल्का हल्का दिख रहा है ना, ये नदी का पानी है, बाकी ये क्या है, ये सारा सेडिमेंट है जो इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, तो नदी क्या है, जब ये सेडिमेंट इकट्ठा होने लग जाता है ना, तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये ऐसे बिल्कुल सेडिमेंट से भर जाती है, और नदी क्या है, अब नदी का पानी कहाँ से जाएगा, अब नदी अपना रास्ता यहाँ से बना लेती है, फिर यहाँ पे हो जाता है, तो नदी अपना रास्ता फिर कहाँ से, यहाँ से बना लेती है, फिर यहाँ पे हो जाता है, फिर नदी अपना रास्ता यहाँ से बना लेते हैं। तो ऐसे इस वजह से क्या आती है, आपकी नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, क्या आती है, नदियों में बाढ़ आती है, सिर्फ इस रीजन की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होता है, पेनी प्लेन एक लो फीचरलेस प्लेन है, यानी कि एक ऐसा प्लेन है, ये देखो ये आपकी शुरुआती स्टेज थी और ये एंड स्टेज है, एक फीचरलेस प्लेन है। और पेनी प्लेन वर्ड यूज किया है विलियम मॉरिस डेविस ने। क्या है, एक लो फीचरलेस प्लेन है, मतलब कि थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, अंडुलेटिंग सरफेस है, जिसमें थोड़ी बहुत कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती है। देखो नदी ने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े पहाड़ को एक प्लेन एरिया में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और इसमें जो छोटी छोटी रेजिडुअल हिल्स मिलते हैं, इसको बोला जाता है मोनाडनोक बोला जाता है। ठीक है, ये रिवर की साइकिल की वजह से बनी है। ठीक है, और पेनी प्लेन, इस प्लेन को उबड़ खाबड़ प्लेन और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां मिली हैं, इसको बोला गया है मोनाडोनोक। ठीक है, ये देखो मोनाडोनोक बोला गया है इस लो रेजिडियल हिल को। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत अलग अलग जियोमोर्फोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अब क्या किया है, जैसे आपके ये पेनी प्लेन है, विलियम मॉरिस डेविस ने पेनी प्लेन वर्ड दिया, वही क्रिकमे ने इसको क्या बोला, पेन प्लेन बोला, वही एलसी किंग ने इसको क्या बोला, पेडी प्लेन बोला, वही एलसी किंग, वही वोल्टर पैंक ने इसको क्या बोला, वोल्टर पैंक ने इसको एंड्रम्फ बोला। ठीक है, ये देखो विलियम मॉरिस डेविस ने पेनी प्लेन दिया है, एंड्रम वोल्टर पैंक ने, पेन प्लेन आपका सी एच क्रिकमे ने, पैडी प्लेन एलसी किंग ने, एच प्लेन थॉमस एंड कुक ने, पेन फैन लोसन ने। ये किसको दिया है, वो जो लो फीचरलेस प्लेन है जिसमें थोड़ी बहुत हिल्स है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये पेनी प्लेन, और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां बच गई है, इसको बोला जाता है मोनाडर्म। ठीक है, अब रिवर का ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन वर्क कैसे करती है, देखो बाय ट्रैक्शन, ये भी याद रखना, जैसे आपने इरोजन में याद रखे हैं ना, कोरेजन या एब्रेशन, कोरोजन, सोल्यूशन, एट्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन, वही ट्रांसपोर्टेशन की नदी ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, जो इरोजन हुआ है, इरोजन का ट्रांसपोर्ट आगे प्रिवेंट भी तो करना ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो होता है बाय ट्रैक्शन, बाय साल्टेशन, बाय सस्पेंशन, बाय सॉल्यूशन। ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि देखो जब आपके सेडिमेंट, जैसे आपके पत्थर होते हैं, जब आपकी नदी थोड़ा सा यूथ स्टेज में होती है, तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो नदी क्या करते हैं, इनको घिसड़ घिसड़ के, ये क्या है, रगड़ रगड़ खा के चलते हैं, तो ऐसे जब परिवहन होता है उसको बोला जाता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बाद है साल्टेशन। साल्टेशन क्या होती है, जब जो मेटीरियल उनका साइज छोटा होता है, तो जब वो उछल उछल कर चलते हैं ना पानी के साथ, उछल उछल कर चलते, तो उसको बोला जाता है साल्टेशन। सस्पेंशन क्या होता है, जब साइज बहुत कम होता है और वो पानी के साथ लटक लटक कर आगे जाते हैं मटेरियल या सेडिमेंट, उसको बोला जाता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब नदी के साथ घुल कर आगे जाते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में आपके हैं एल्यूवियल फेन एंड फॉर्म्स। अब देखो ये आपका क्या है, ये नदी है, मान लो नदी आपकी पहाड़ पर बह रही थी, पहाड़ से जब नदी एकदम से प्लेन एरिया में एंटर करती है, तो जो भी अपने साथ सेडिमेंट लाती है उसको क्या है, यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, तो एक फैन शेप बन जाती है, सारे यहाँ ऐसे डिपोजिट हो जाते हैं, तो फैन शेप बन जाती है, तो इसको बोला जाता है एल्यूवियल फैन। जब इस एल्यूवियल फैन का साइज और बड़ा हो जाता है, कौन साइज होता है, तो उसको बोला जाता है एल्यूवियल कौन। ठीक है, नेचुरल लेवाइज क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध।
ठीक है। आपने नदी देखी होगी, जब नदी आप अपनी मेच्योर या ओल्ड स्टेज में आने लग जाती है तो अपने किनारों पर जो मटेरियल वो लेके आते हैं ना उनको डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप कभी देखोगे ना नदी बहुत दूर से दिख जाती है, नदी के किनारे बहुत भारी भारी दिखते हैं। ठीक है, वो नदी अपना जो मटेरियल है वो यही डिपॉजिट करने लग जाती है, और इसको बोला जाता है नेचुरल रिवर्स, प्राकृतिक तटबंध बोला जाता है। लास्ट में होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बेटे, जो लास्ट स्टेज होती है ना नदी, लास्ट में होता है, तो ओल्ड स्टेज में नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, नदी में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना पानी थोड़ा सा भी आगे, पानी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी आगे चला जाए, उसके साथ वो अपना सेडिमेंट लेके आए, वो क्या करते हैं, वो उसको वही छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब छोड़ना शुरू कर देते तो देखो, ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया, ये छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब नदी क्या है, नदी धाराओं में बट जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, धाराओं में बट के वो क्या करती है, समुद्र में गिरती है, और ऐसी शेप, ट्रायंगल शेप को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और जो डेल्टा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, सबसे पहले हेरोडोटस ने यूज किया था नाइल रिवर के डिपोजिशन के लिए। और कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है कि डेल्टा कैसे बनेगा। देखो, डेल्टा बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन की जो नदी है वो समुद्र में मिलती हो, दूसरा नदी का स्लोप कैसा हो, जेंटल हो, तीसरा नदी में क्या हो, सेडिमेंट, ये सारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जो डेल्टा डेल्टा के तीन सेट होते हैं, सबसे पहले टॉप, फिर फोरसेट, और फिर सबसे बॉटम सेट। ठीक है, ये देखो आपका एल्यूवियल फोन, और जब एल्यूवियल फैन बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एल्यूवियल फोन। अब शेप के बेस पे आपका आर्क्यूएट डेल्टा, आर्क्यूएट डेल्टा कैसे होता है, ऐसे जब ये शेप होती है। बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड के पंजे की तरह, ऐसे जब नदियां डिवाइड हो जाती है और डिपोजिशन होता है। एस्चुराइन डेल्टा क्या होता है, देखो आपकी एस्चुराइन डेल्टा कौन सी बनाती है, नर्मदा और तापी। जब डेल्टा और एस्चुरी में एक डिफरेंस होता है, डेल्टा तब बनता है जब नदी का स्लोप कम होता है और वो धीरे धीरे समुद्र में मिलती है, लेकिन आपका एस्चुरी तब बनती है जब जो नदी का जो ढाल है वो बहुत खड़ा होता है, जहाँ पे नदी समुद्र में मिल जाती है और एकदम से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रंकेटेड डेल्टा कैसे होता है, ये आपका क्या है, ये देखो यहाँ पे कोई यहाँ से जब उसको टाइड आ रहा है, टाइड की वजह से पानी आ रहा है, और यहाँ से नदी का पानी आ रहा है, तो ऐसे ये जो हाथी का जैसे सूंड होता है ना उसकी तरह हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रंकेटेड डेल्टा। एक होता है ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा वो डेल्टा होता है जो नदी अभी रिसेंटली बना रही है। ब्लॉक डेल्टा ये होता है, मान लो कोई नदी है, नदी पहले यहाँ से बह रही थी लेकिन अब सेडिमेंट ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो ये तो होता है ब्लॉक डेल्टा। अब नदी क्या है, यहाँ से बहना शुरू होगी, तो इसको बोला जाता है ग्रोइंग डेल्टा। ठीक है, एक सिंपल डेल्टा कैसा होता है, देखो ये आपका आर्क्यूएट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, ये आपका बर्ड फुट डेल्टा। ये बर्ड फुट डेल्टा पूरे वर्ल्ड में आपकी एक नदी बनाती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ना वो खत्म होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया या कोई भी इशू है तो वो पूछ लो। ठीक है, एरिड एंड सेमिड एरिड जियोमोर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क भू आकृति विज्ञान। इसमें आप वो पढ़ोगे कि जो आपका विंड है, ठीक है, विंड की हेल्प से कौन से आपके लैंडफॉर्म बनते हैं उनको बोला जाता है एओलियन टोपोग्राफी। और शुष्क कौन सा होता है, मतलब कि जो डेजर्ट एरिया में या डेजर्ट एरिया में जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है आपका एरिड एंड सेमिड एरिड जियोमोर्फोलॉजी। और वर्ल्ड का अगर आप देखोगे 15% क्या है एरिया, एरिड एरिया क्या है पूरे, अगर एक्सट्रीमली एरिड 4% है आपका, एरिड एंड सेमी एरिड क्या है, एरिड 15% और 14.6 सेमी एरिड। तो उसके बाद देखो इसमें जो लार्जेस्ट ट्रू डेजर्ट है, देखो आपका सहारा डेजर्ट है, आपका नामीबिया डेजर्ट है, कारो डेजर्ट है, कालाहारी है, टकला मकान डेजर्ट है, पेटागोनियन डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, और साथ ही साथ आपका नॉर्थ अमेरिका में मोजावे है, कैलिफोर्निया है, और सोनोरन डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो देखो ये रहा आपके डेजर्ट,
नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपका सोनोरन है, मोजावे है, या टाकामा है, आपका पेटागोनिया डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है उसको सहारा डेजर्ट बोलते हैं। ये आपका नामीबिया, और ये आपका कालाहारी मरुस्थल है, आपका गोबी डेजर्ट है, टकला मकान है, आपका अरेबियन डेजर्ट है, सेंट्रल एशियन डेजर्ट है, ये आपका इंडियन डेजर्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। और एक बात आपने देखी होगी कि जो मोस्टली आपके डेजर्ट है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट में क्यों, क्योंकि आपके ईस्टर्न जो आपकी मानसून होती है वो कैसी होती है इस एरिया में, ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो ईस्ट टू वेस्ट तो यहाँ पे चलती है आपकी ईस्टर्ली, ईस्टर्ली की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं तो यहाँ पे ये सारी बारिश करती है, और यहाँ जाते जाती है क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसलिए मोस्टली आपके जो डेजर्ट है वो कहाँ पे मिलते हैं, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट देख लो, चाहे वो आपका पेटागोनियन है, अटाकामा है, सोनोरन है, मोजाबे, वो सारे आपके वर्ल्ड के वेस्ट पार्ट में, इनके कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, द डेजर्ट हैविंग मोबाइल सैंड, यानी कि ऐसी डेजर्ट जिनकी मिट्टी क्या है, गतिशीलता है, जिनकी मिट्टी बढ़ रही है, उनको बोला जाता है अर्ग। अर्ग क्या होते हैं, जो रेतीले मरुस्थल होते हैं, रेतीले मरुस्थल को अर्ग बोला जाता है। और इनकी जो मिट्टी है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, ये हवा आई, हवा ने यहाँ पे डिपोजिट कर दिया। ठीक है, फिर ये हवाई हवा ने यहाँ पे, फिर देखो ये ऐसे डिपोजिट हुआ, फिर ऐसे डिपॉजिट हुआ, ऐसे डिपॉजिट होता हुआ तो अगला बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो डेजर्ट एरिया वो बढ़ता जा रहा है। और आज अगर आप इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में मान लो ये आपका थार, ये राजस्थान का थार डेजर्ट है, तो इसकी बाउंड्री जो है बढ़ रही है। आज इसकी बाउंड्री पंजाब के सदर्न पार्ट में, जो हरियाणा है, हरियाणा के भी सदर्न पार्ट में, और यूपी के पार्ट में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और ये गुजरात के एरिया में क्या है, इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, विंड, की विंड कैसे कैसे काम करती है। अब डेजर्ट में जो मोस्टली इरोजन का और डिपोजिशन का काम होता है वो विंड करते हैं। देखो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि एट्रिशन क्या होता है, क्योंकि एट्रिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और डिफ्लेशन आपको सिर्फ मैं आज एक बताऊंगी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि जब हवा हवा अपने साथ मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को उड़ा कर ले जाते हैं, और उड़ा कर ले जाने की वजह से जो इरोजन होता है उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। जो विंड इरोजन है, कि जो हवा तो इरोजन है वो लार्जली कंट्रोल होता है बहुत सारे फैक्टर्स में। सबसे पहले विंड वेलोसिटी, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड उतनी ज्यादा विंड का इरोजन करेगी, जितनी विंड की स्पीड कम, इरोजन भी कम। ठीक है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ सैंड, डस्ट एंड पेबल, जितने ज्यादा इरोजनल टूल होंगे उतना ज्यादा इरोजन होगा। यानी कि आपकी हवा में जितनी ज्यादा मिट्टी, कंकड़, पत्थर होंगे उतना ज्यादा इरोजन, और जितने ये टूल ऑफ इरोजन कम होंगे उतना इरोजन कम होगा। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। अगर आपकी रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स मान लो एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, तो वो जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन बहुत जल्दी होगा, जबकि हार्ड रॉक का इरोजन जल्दी नहीं होगा। तो अगर हार्ड रॉक है तो इरोजन कम, अगर सॉफ्ट रॉक है तो इरोजन ज्यादा। उसके बाद है नेचर ऑफ वेजिटेशन। अगर उस एरिया में वेजिटेशन ज्यादा, तो वेजिटेशन क्या करती है, जो मिट्टी है, मिट्टी को अपने अंदर जकड़ लेती है, जिसकी वजह से इरोजन कम होगा। अगर वेजिटेशन, अगर जो आपका वेजिटेशन है वो ज्यादा, तो इरोजन कम होगा, और अगर वेजिटेशन कम है तो इरोजन ज्यादा होगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इन पर भी डिपेंड करता है कि वहां का इरोजन ज्यादा या इरोजन कम होगा। ठीक है, अगर किसी जगह पे बारिश ज्यादा होगी तो वहां पे इरोजन ज्यादा होगा, अगर बारिश कम तो इरोजन कम। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से भी जो हवाएं है वो फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उससे भी उनका जो इरोजन है वो ज्यादा हो जाता है। अब जो विंड का इरोजन है वो तीन तरीके से होता है, एब्रेशन, एट्रिशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का समझ में आ गया, जब हवा अपने साथ कंकड़ को, पत्थर, जब हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर ले जाकर दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। एब्रेशन वो होता है जब आपके जो हवा में कण है, पत्थर है, वो जब मिट्टी से घिसट कर आगे चलते तो उनको एब्रेशन बोला जाता है। और एट्रिशन किसको बोला जाता है, जब ये आपस में टकरा कर चलते हैं। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ड्राई एंड लूज पार्टिकल ऑफ सैंड, डस्ट बाय विंड इज कॉल्ड
डिफ्लेशन, उसको क्या बोला जाता है, एसवीटी। रेत और धूल के सूखे ढीले कणों को हवा द्वारा हटाने, उड़ाने और उड़ा देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन बोला जाता है। और लंबे समय तक जब ये डिफ्लेशन एक ही डायरेक्शन पर ऐसे रहता है कि लंबे समय तक हवा ऐसे आ रही है और इसको अपने साथ उड़ा कर ले जा रही है, तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना, ये यहाँ पे बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, ब्लो आउट बोला जाता है। और कभी कभी ये गड्ढे इतने हैवी, इतने गहरे हो जाते हैं इरोजन की वजह से कि अंडरग्राउंड जो आपकी टेबल है वो भी दिखने लग जाती है। ठीक है। सिंस डिफ्लेशन रिमूव मोस्टली फाइन पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल सच एज ग्रेवल एंड लेफ्ट ओवर, तो ये जो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इरोजन कर देता है, जिसकी वजह से जो गड्ढों की गहराई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और एक हालो सा बन जाता है, एक गहरा गड्ढा बन जाता है। उसके बाद है एब्रेशन। एब्रेशन का समझ में आ गया होगा कि ये आपका ये विंड है, विंड में ये पार्टिकल है, जब ये विंड के पार्टिकल इस धरातल से क्या करते हैं, घिसट कर फ्रिक्शन जाते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है। और जो ये एब्रेशन है वो मोस्टली 182 सेंटीमीटर तक, ग्राउंड से 182 सेंटीमीटर तक ये अफेक्टिव रहता है। उसके बाद अगर मैक्सिमम अब्रेशन देखोगे वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होता है। और देखो इस अब्रेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी अगर रोक है तो रोक का जो नीचे वाला पार्ट है वो उसका इरोजन ज्यादा हो जाता है, और ऊपर क्योंकि इरोजन कम, एब्रेशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से इरोजन कम होता है, जिसकी वजह से शेप देखो ऐसी बन जाती है। तो ऐसी शेप को क्या बोला जाता है, छत्रक बोला जाता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में भी बताएंगे कि इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद है एट्रिशन। एट्रिशन का भी प्रोसेस मैंने डीप से आपको समझाया है। एट्रिशन का मतलब होता है जब हवा में जो एक पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं और आपस में टकरा के एक दूसरे का इरोजन करते हैं, तो उसको बोला जाता है एट्रिशन। उसके बाद है इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से होते हैं, सबसे पहले है डिफ्लेशन बेसिन, मतलब ये जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं इसको डिफ्लेशन बेसिन या इसको ब्लो आउट्स भी बोला जाता है। इसको जैसे ये अभी अभी मैंने बताया था कि जब हवा है, ये आपकी विंड है, विंड जब लगातार एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो वो विंड क्या करते हैं, इस जगह की मिट्टी को उठा उठा कर क्या कर देते हैं, एक बड़ा गड्ढा बना देती है। उस गड्ढे को ही क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन होलो, और हिंदी में इसको बोला जाता है अपवाहन, अपवाहन गर्त बोला जाता है। ठीक है। जो पेन कियांग होलो है मंगोलियन डेजर्ट का, वो इसी का एग्जाम्पल है, इसी वजह से बने हैं। ये देखो ये आ रहे आप, ये रहे आपके डिफ्लेशन होलो, ये कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं सिर्फ हवा के किस डायरेक्शन में, और हवा क्या कर रही है, हवा एक डायरेक्शन में बह रही है, जिसकी वजह से क्या बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं। इसको बोला जाता है सैंड ब्लास्ट। उसके बाद है मशरूम रोग। मशरूम रोग को ही हिंदी में वो क्या बोलते हैं, छत्रक, और मशरूम रोग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, गारक। अब ये कैसे बनते हैं, आपको पता है कि एब्रेशन सिर्फ 182 सेंटीमीटर तक रहता है और एट्रिशन भी 50 सेंटीमीटर तक ही रहता है। तो ये आपकी मान लो ये आपकी कोई रोग है, इस रोग में क्या है, ये हार्ड रोग, सॉफ्ट रोग, हार्ड रोग, सॉफ्ट रोग। तो अब क्या होता है, जो हार्ड रोग है ना वो देखो ऐसे के ऐसे बची रह जाती है। ठीक है। ऐसे कुछ शेप जो है ना बन जाती है। इस शेप को क्या बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है मशरूम रोग, मशरूम की तरह खड़ी हो जाती है, और इसको गारा भी बोला जाता है, और जर्मनी में इसको प्लीज फैशन भी बोला जाता है। ये एक अम्ब्रेला टाइप शेप हो जाती है, ऐसे ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे, ऐसी शेप हो जाती है। ये ऐसे ऊपर से हार्ड और नीचे से सिर्फ सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। हार्ड रॉक ऐसे कैसे बची की बची रह जाती है, तो इसको बोला जाता है आपका मशरूम रॉक। ठीक है। मशरूम की चट्टाने, और ऊपरा जो ऊपरी जो भाग होता है वो चौड़ा होता है अम्ब्रेला की तरह, और नीचे वाला भाग क्या होता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इरोजन क्या होता है, इसका इरोजन ज्यादा, इसका इरोजन क्यों ज्यादा, क्योंकि जो अब्रेशन प्रोसेस है वो 80 सेंटीमीटर तक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। और वही जो आपका इटरेशन है वो भी 50 सेंटीमीटर तक अफेक्टिव होता है, तो इसलिए ऐसी शेप हो जाती है। ये देखो ये रहा आपका,
ये ऊपर रॉक ऐसी की ऐसी, ये हार्ड रॉक है, और ये देखो ये सॉफ्ट रॉक का कैसे क्या हो गया है, बिल्कुल एक मशरूम जैसे। अगर आपने मशरूम रियलिटी में देखा हो तो मशरूम बिल्कुल इसी शेप का हो जाता है, इसलिए इसको मशरूम जो नेम है वो दिया गया। उसके बाद है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग देखो एक जो जर्मन वर्ड है जो कि किसने यूज किया था, पेसार्ज ने यूज किया था। जर्मनी के जो आपके साइगफ्रेड पेसार है 1904 में उन्होंने यूज किया था। और किस लिए यूज किया था इन सेलबर्ग को यूज करके, जो छोटी छोटी आपका ये मैदान है, इस मैदान में छोटी छोटी उठी उठी पहाड़ियां होती है ना, इन छोटी छोटी उठी उठी रेजिडुअल हिल्स को क्या बोला जाता है, इंसेलबर्ग बोला जाता है। और इंसेलबर्ग का यूज जो आपके वोल्टर पैंका उन्होंने अपने मॉडल में भी किया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने यूज किया था पेसार्ड ने। और बोनाहार्ट ने भी इनको क्या कहा था, बोनाहार्ट ने इनको रेजिस्टेंट रॉक यानी कि खड़ी चट्टाने, कठोर चट्टाने कहा था। और इसीलिए इनको बोनहार्ट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये बोनहार्ट्स जियोमोर्फोलॉजिस्ट ने के नाम पर थी, तो उन्हीं के नाम पर ये फेमस हो गई। पेसार और जो डेविस हैं उन्होंने इंसेलबर्ग को लैंडफॉर्म के रूप में और एरिड साइकिल ऑफ इरोजन में इंक्लूड किया। उसके बाद जो इंसेलबर्ग है बहुत सारे ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में आज भी लोकेटेड है। और जो एलसी किंग है, एलसी किंग ने बताया कि जो इंसेलबर्ग है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, स्कार्प रिट्रीट की वजह से, पेडिमेंटेशन की वजह से जो है बना है। देखो ये होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इंसेलबर्ग। ठीक है, अब है डेमोसॉइल। डेमोसॉइल क्या होता है, देखो इसका डेमोसॉइल होती है आपकी ये रॉक्स है। ठीक है, पर्वत एरा में क्या होता है, ये ऐसे रॉक हो जाती हैं। जो हवा है ना, हवा ऊपर की जो चट्टाने हैं उनका सिर्फ क्या कर देती है, उनका इरोजन कर देती है। नीचे की जो चट्टाने हैं ना वो एज इट इज बची रहती है, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंट रॉक पिलर हैविंग रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक एट द टॉप। जो ऊपर वाला भाग है ना वो क्या रहता है, बिल्कुल हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, और सॉफ्ट रॉक उसके नीचे होती है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब डिफरेंट इरोजन होता है। देखो यहाँ पे इरोजन कम, यहाँ पे इरोजन ज्यादा, तो इनकी शेप ऐसी हो जाती है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज्यादा होता है, हार्ड रॉक का इरोजन कम, इसलिए डेमोसाइल बनते हैं। और डेमोसाइल बहुत लंबे समय तक ये अपनी लैंड फॉर्म को बनाए रखते हैं। उसके बाद होता है जूजन। जूजन क्या होता है कि जब आपकी रोक्स कैसे हो, जब आपकी रोक्स वर्टिकल हो, ऐसे वर्टिकल हो, तो तब क्या होती है, मान लो ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो जो सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, सॉफ्ट रॉक का हो जाता है इरोजन। तो बस आपकी कौन सी बच जाती है ऐसे, हार्ड रॉक बच जाती है। और इस फीचर को क्या बोला जाता है, जूजन बोला जाता है। सॉरी, इसको आपका ये मैंने थोड़ा सा अपोजिट बता दिया, वेट ऐसे नहीं है। जूजन कौन सी है, जूजन है कि जब आपकी रोक ऐसे होरिजोनटल हो, होरिजेंट, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। तो जो हार्ड रॉक है वो ऐसे कैसे बच जाते, तो ये आपकी हो गया जूजन। और यार्डंग कैसे होता है, जब आपकी रॉक ऐसे वर्टिकल हो, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक ऐसे कैसे रह जाती है, सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, यार्डांग बोला जाता है। ये देखो ये आपके डेमोसाइल्स है, डेमोसाइल्स को देख लो। और ये आपके क्या है, ये आपके यार्डांग है। ये ऐसे आपके डेमोसेल्स है, ऊपर कठोर चट्टाने हैं, नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का क्या हो रहा है, ये ऊपर जो कठोर पार्ट है वो ऐसे इसका ऐसे बचा रह जाता है। और जो सॉफ्ट पार्ट है उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना तो वो पूछ सकता है। जो अब लास्ट में हमने जितने भी लैंडफॉर्म पढ़े ना, मैं उनके एक बार आपको नाम लिख के कि इरोजनल कौन सा है, डिपोजिशनल कौन सा है, वो भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो यार्डांग मैंने आपको समझा दिया। एक होता है जूजन, जूजन होता है
जब आपकी रॉक्स कैसे हो, जब आपकी रॉक्स हॉरिजॉन्टल हो, और यारडंग कैसे होता है, जब आपकी रॉक्स वर्टिकल हो। इनमें आपको बिल्कुल ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से, बस आपको ये पता होना चाहिए और कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की। ये यहाँ पे आपको यारडंग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद होते हैं आपके ड्राई कैंटर। ड्राई कैंटर देखो, देखो अब आपका सबसे पहले यहाँ पे बात होती है, जैसे आपके पत्थर नहीं होते, ये पत्थर जब इन पत्थर पर लगातार क्या होता रहता है, इरोजन होता रहता है, अब हवा लगातार कम करती रहती है, तो ये जो आपके पत्थर है ना, जब इसके 8 फेस हो जाते हैं, ठीक है, जब ये मतलब क्या हो जाता है कि 8 एक इधर से चोट सी निकल आती है, तो उसको बोला जाता है वेंटिफेक्ट। और द रॉक पीस हैविंग 3 एब्रेडेड फेसिस, और जब ऐसे बस 3 ही फेस हो, एक इधर से, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग कैंटर, और जिसके 2 हो तो उसको बोला जाता है ज्वी कैंटर। ठीक है, देखो आपको उसके बाद होता है स्टोन लेटिस। स्टोन लेटिस क्या होता है, ये आपकी कोई रॉक है, ठीक है, ये रॉक क्या है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक से मिलकर बनी है। तो हवा आती है, तो हवा आने के बाद क्या होता है कि ये जो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक कैसे कैसे हो जाती है, सॉफ्ट रॉक में से देखो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, होल होने लग जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पाषाण जाल, स्टोन लेटिस। स्टोन लेटिस के बाद क्या होता है, ये जो होल है ना, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाता है स्टोन विंडो। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टोन विंडो। स्टोन लेटिस और स्टोन विंडो हो गया। उसके बाद आपका आपको ड्राई कैंटर मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद स्टोन लेटिस भी हो गया है। ये देखो, ये आपका क्या है, ड्राई कैंटर है, जिसके 8 फिर उसको वेंटिफेक्ट, जिसके 3 उसको क्या बोला जाता है, उसको ज्वी कैंटर, और जिसके 2 उसको बोला जाता है ड्राई कैंटर। और ये देखो, ये जब आप कैसे होल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है। अब देखो, आपने स्टोन लेटिस पढ़ लिया, स्टोन लेटिस के बाद आपका क्या हो जाता है, होल हो जाता है ऐसे, होल के बाद क्या बन जाता है, एक ब्रिज सा बन जाता है। ठीक है, जब लगातार एब्रेशन होता रहता है स्टोन लेटिस का, तो उसकी वजह से जो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होल होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, जब छोटे छोटे होल बढ़ जाते हैं तो उससे बनता है विंड विंडो, और जब विंड और बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है विंडो ब्रिज। तो आपको सीरीज याद रखनी है, सबसे पहले है आपका स्टोन लेटिस, स्टोन लेटिस के बाद है आपका विंड विंडोज, और विंड विंडोज के बाद है विंडो ब्रिजेस। पहला आपका पार्ट क्या होता है, ये इसमें छोटे छोटे, फिर इसमें क्या है, थोड़े और बड़े होने लग जाते हैं ऐसे ऐसे, और जब बिल्कुल ही ये आपस में मिल जाते हैं तो ये देखो एक बड़ा सा बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है। अब विंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क क्या क्या करते हैं, ये देखो, ये ट्रांसपोर्टेशनल वर्क भी मैंने समझाए थे कि सस्पेंशन क्या होता है, साल्टेशन क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है। सस्पेंशन होता है कि जब हवा के साथ लटक लटक कर या हवा के साथ लटक कर जब आपके जो आपके सोयल के कण है वो आगे बढ़ते हैं और वो इरोजन करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क करते हैं। साल्टेशन का मतलब होता है जब आपके रॉक का जो पार्टिकल है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो हवा के साथ क्या है, ऐसे उछल उछल कर आगे चलते हैं। और ट्रैक्शन का होता है कि जब साइज और बड़ा हो जाता है तो वो क्या है, क्रीप कर लुढ़क लुढ़क कर क्या है, आगे बढ़ते हैं। और यही दिख रखा है कि जो जिन मटेरियल का डायमीटर 0.2 मीटर से कम होता है तो वे क्या है, हवा के साथ लटक कर चलते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका 0.2 से डायमीटर बड़ा होता है वे बाउंस कर करके यानी कि जंप कर करके आगे बढ़ते हैं, और इसको बोला जाता है साल्टेशन। उसके बाद है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है, क्रीप करके यानी कि घिसट घिसट कर जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पत्थरों का साइज बड़ा होता है तो हवा आते तो इनको ऐसे लुढ़का लुढ़का कर आगे ले जाती है, तो इसको बोला जाता है ट्रैक्शन। अब एक होता है सैंड ड्रिफ्ट। सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है, जब आपका एक मान लो यहाँ से हवा आ रही है, हवा आने की वजह से क्या, और यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है, तो इन दोनों के बीच में जब सैंड मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उसको बोला जाता है सैंड ड्रिफ्ट, उसको सैंड ड्रिफ्ट बोला जाता है। अब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, देखो, जब आपने कभी उसमें देखा होगा, ये हवा चल रही है तो हवा के चलने की वजह से रेत पे देखो ऐसे लहरें से बन जाती हैं,
ठीक है। तो इन लहरों को क्या बोला जाता है, रिपल बोला जाता है। कभी कभी अगर आप पानी कहाँ पर डालो, अगर पानी में भी पत्थर डाल दो तो ऐसे रिपल क्रिएट हो जाते हैं, उन रिपल को, उनको क्या बोला जाता है, रिपल मास। और ये दो तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्स रिपल और लॉन्गिट्यूडनल रिपल। देखो लॉन्गिट्यूडनल रिपल क्या होते हैं कि जब हवा ऐसे पैरेलल चलती है तो तब ये आपके क्या होते हैं, क्रिएट। और एक होता है ट्रांसवर्स रिपल, जब हवा 90 डिग्री पे कट करती है तो तब आपके क्या बनते हैं, ये ट्रांसवर्स रिपल बनते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स को हिंदी में बोलते हैं बालू के टिब्बे। ठीक है। ये कैसे बनते हैं, मान लो यहाँ पर आपका कोई पेड़ ऑब्स्ट्रक्शन है, देखो ये हवा आई, हवा आने की वजह से क्या है, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, फिर ऐसे में मिट्टी इकट्ठी होती गई, मिट्टी इकट्ठी होती गई। ठीक है। मिट्टी इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट पे क्या हुआ, अब मिट्टी देखो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी ऐसे। अब ऐसे आपका नया जो बालू का जो टिब्बा ना वो बनने लगा। तो ये जो बालू के टिब्बे ना ये क्या है, डिपोजिशनल है। उसके बाद आगे देखो, ये देखो ये आपके क्या है, रिपल्स हैं। और ये देखो हवा आई ऐसे, ऐसे इकट्ठा होते गए, तो जिसके जैसे आपका आज रेगिस्तान इसी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कौन से होते हैं, जो सैंड ड्यून्स हवा के पैरेलल दिशा में बनते हैं, मतलब कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही तो वो ऐसे ही बनते हैं जैसे ये रे। इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। जो आपका ऑस्ट्रेलिया लिबेस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलते हैं। उसके बाद देखो जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो हमेशा पैरेलल होते हैं। और क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या, और ये क्या है, ये ऐसे इनके बीच में क्या होता है, गैप्स होता है जिसको रेग या हमादा बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको गासी सहारा में बोला जाता है। और इस तरह के जो कॉरिडोर है इसको पाथ या कारवांस बोला जाता है। दो आपके जो दो आपके जो बालू के टिब्बे होते हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है कारा। उसके बाद है ट्रांसवर्स एंड जो हवा के 90 डिग्री पर बनते हैं उसको बोला जाता है ड्यून्स फॉर्म ट्रांसवर्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। ये प्रिवेलिंग विंड की डायरेक्शन है। और जब ये इसके 90 डिग्री पर आपके बालू के टिब्बे बनते हैं तो उसको बोला जाता है आपका ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है बारखन। बारखन रेत के टिब्बे, इसमें क्या होता है, बारखन कैसे होता है, ऐसे क्रीसेंट, जैसे गाय का सिंग होता है ना ऐसे बनती है, क्रीसेंट इन शेप। जो जहां से जो विंडवर्ड साइड है, मतलब कि जहां से हवा चलती है वो स्लोप कैसा है, जेंटल। और जहां पे नीचे उतरते हैं तो उसको बोला जाता है स्टीप स्लोप। ठीक है। उसके बाद है आपका, ये देखो ऐसा होता है आपका बारखन। उसके बाद आपका पैराबोलिक ड्यून है। जो पैराबोलिक ड्यून है ना वो ट्रांसवर्स ड्यून का ही टाइप है। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स जनरली डेवलप इन सैंडी टेरेन, दे आर यूजुअली यू शेप। ठीक है। और जिसमें क्या होता है ऐसे ही माइग्रेट करती रहती है। और उसके बाद है आपका पैराबोलिक ड्यून। जो पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है वो भी आपके इन्हीं का टाइप और ऐसी ही इनकी शेप होती है। उसके बाद देखो आपके स्टार ड्यून्स है, रिजर्विंग ड्यून्स है, ये भी उसी के एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद आपका एक होता है लोएस मैदान। लोएस मैदान क्या होता है, आपका डिपोजिशनल प्लेन होता है। लोएस आपको कहीं पे डिपोजिशनल दिखेगा, लेकिन आपका देखो, ठीक है, लोएस में क्या होता है कि हवा ने अपनी एक लेयर बिछाई, फिर दूसरी बचाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ऐसे इस मैदान को क्या बोलते हैं, लोएस मैदान बोलते हैं। उसके ये देखो ये आपका लोएस्ट प्लेन ही है। उसके बाद अब आपकी ऐसी टोपोग्राफी है जो रिवर, जो वाटर प्लस डेजर्टिक दोनों कंडीशन की वजह से बनती है। तो ये देखो ये आपके माउंटेन्स है ऐसे, ये और ये। तो इस वाले जो ये सामने वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है पेडिमेंट। ठीक है। पेडिमेंट के बाद है ये बजारदा, बजाड़ा। बजाड़ा के बाद आपको जो ये गहरा पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है बालसन। और बालसन के अंदर जब ये क्या होती है, ये एक लेक है जिसको बोला जाता है पलाय। ठीक है। वेडलैंड टोपोग्राफी ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी रिवर आपकी स्ट्रीम वगैरह बन जाती है जिसके वजह से वो एरिया बिल्कुल कटा फटा हो जाता है और वहां पे ह्यूमन ईवर पैर भी नहीं रख सकता है, इसे उसको बेड लैंड टोपोग्राफी बोला जाता है।
बालसन क्या है आपका, बालसन आपका, बालसन पेडिमेंट देखो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, आपका बालसन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, आपको बालसन पता लगे, ये जो आपका स्टीपी पार्ट है इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा बोला जाता है। और ये बालसन और पलाया क्या है, बालसन ये आपका जो गहरा पार्ट है इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो पानी होता है तो उसको बोला जाता है पलाया बोला जाता है। ये देखो ये आपका बजाड़ा, बजाड़ा के बाद आपका ये देखो ये पलाया लेक है। बजाड़ा ये क्या है, एक जेंटल, ये डिपोजिशनल प्लेन है। ये पेडिमेंट और ये बालसन, इन दोनों के बीच में ये जो स्टीप स्लोप है इसको बोला जाता है बजाड़ा। पेडिमेंट ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये माउंटेन और बजाड़ा, ये यहाँ पे आपके माउंटेन और यहाँ पे बजाड़ा, इन दोनों के बीच में ये जो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है इसको पेडिमेंट बोला जाता है। उसके बाद देखो कुछ थ्योरी है, जैसे आपका रिसेशन थ्योरी है, ये एसी लोसन ने दी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। रिसेशन थ्योरी आपकी एसी लोसन ने दी है। शीड फ्लूइड थ्योरी आपकी एमसीजी डब्ल्यू ने दी है। लेटरल इरोजन थ्योरी आपके जीके गिलबर्ट ने दी है, और जीके गिलबर्ट ने दिया लेटरल कोरेजन बाय स्ट्रीम। ठीक है, लेटर इरोजन थ्योरी तो जीके गिलबर्ट ने है। उसके बाद आपकी एस्पेज, एलियोर, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन, इन्होंने भी दी है। कंपोजिट थ्योरी आपके कर्क ब्रियान है, विलियम मॉरिस डेविस है, इन सब ने मिलकर दी है। एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, पूरे में से आए हुए हैं। आपके जो मेन है इसका आंसर है एरिड साइकिल आपके देखो बीडे एंड सिवजिक ने दी है, और सुवाना साइकिल ऑफ इरोजन जेसी पुग ने दी है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद आगे हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हम ग्लेशियर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जल्दी से ग्लेशियर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे को बताओ कि अगर किसी को, तो अब आगे हम शुरू करते हैं ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होते हैं कि ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से जो भी हमारी मोर्फोलॉजी बनती है, जो भी हमारे लैंड फॉर्म बनते हैं, उसको बोला जाता है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। और आज हम वही पढ़ेंगे कि क्या होता है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, आपकी देखो जो आपका स्नो लाइन है, स्नो लाइन क्या होती है, देखो आपकी एक लाइन होती है, इसको बोला जाता है स्नो लाइन। स्नो लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर हमेशा ही बर्फ मिलती है। ठीक है, ये वाला वो एरिया कि मतलब यहाँ पे बर्फ होती होती है, कभी भी बर्फ मेल्ट नहीं होती, लेकिन इसके नीचे वाला एरिया जो होता है वहां पे सर्दियों में बर्फ इससे नीचे आ जाती है, लेकिन गर्मियों में जो बर्फ है वो यहाँ तक चली जाती है। तो इसको बोला जाता है आपकी स्नो लाइन। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये आपका ग्रीनलैंड है और अंटार्कटिका, ये सबसे लार्जेस्ट आपके क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका क्या मिलती है, आपके ग्लेशियर मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी स्नो मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी एक होती है आइस शीट और आइस कैप। देखो जो आपका सबसे बड़े जो ग्लेशियर होते हैं ना अर्थ पे, द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑन अर्थ लैंड आर कोल्ड आइस शीट। ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, विच आर ब्रॉड डोम विद फ्लैट एंड क्रॉस सेक्शन, जो मतलब कि देखो बहुत सबसे पूरे अर्थ पे सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, पूरी मोटी मोटी चादरें होती है, उनको बोला जाता है आइस शीट। और ये बहुत 100 किलोमीटर एरिया में ये फैले होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी के अंडर सबमर्ज होते हैं, और इसी को ये क्या होते हैं आपके आइस शीट होते हैं। ठीक है, आइस कैप क्या होते हैं। उसके बाद देखो आपके कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन से होते हैं, जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करके रखे होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट। और माउंटेन और वैली ग्लेशियर होता है कि ऐसे ग्लेशियर जो यहाँ पे आपको वैली में उतरते दिखते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं, इनको बोला जाता है माउंटेन और वैली ग्लेशियर। उसके बाद आपका होता है पिडमोंट ग्लेशियर। पिडमोंट ग्लेशियर कौन से होते हैं, ये आपके माउंटेन है, जब यहाँ पे आपके दो ग्लेशियर मिल जाते हैं तलहटी में, जो आपके माउंटेन है, माउंटेन की तली में जो आपके होते हैं उनको बोला जाता है पिडमोंट ग्लेशियर। और अलास्का का जो यूएसए में मेलस्पीना ग्लेशियर जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एक होता है आइस शेल्फ और एक होता है आपका आइस फील्ड। देखो आइस शीट आइस कैप, देखो आइस शेल्फ क्या होता है,
जो आपका आइस शीट या आइस कैप आपका ये मान लो ये इंडिया के कोस्ट से जो अटैच्ड होता है ऐसे, इसको बोला जाता है आइस शेल्फ। और आइस फील्ड क्या होता है, वो कंपेरेटिवली फ्लैट होता है और बहुत बड़े पार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये जो आइस शेल्फ होता है ये पानी में आपके तैर होता है, जबकि ये एक बहुत बड़े एरिया पे होता है। उसके बाद आपका देखो नीच ग्लेशियर है, ये क्या होता है, ये आपका स्मॉल अपलैंड आइस मास है। ठीक है, एक मान लो ये आपका कोई रॉकी सरफेस है, ये एक उबड़ खाबड़ लैंड है, तो इस पे जब बर्फ पड़ जाती है तो इसको नीच ग्लेशियर बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड 4 से 7 किलोमीटर पर ईयर हो सकती है। उसके बाद आपको बोला जाता है, एक होता है एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर। एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर क्या होता है कि जब आपका ग्लेशियर की मूवमेंट बढ़ती है, मतलब कि जब आपका बर्फ ज्यादा पड़ता है तो ग्लेशियर की मूवमेंट बढ़ जाती है, वो और ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो उसको बोला जाता है एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर। वही रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर क्या होता है कि जब आपका ग्लेशियर पीछे की तरफ हटता है, यानी कि आपकी बर्फ पिघल जाती है, तो उसको बोला जाता है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। अब आपका जो एक काम होता है ग्लेशियर का, जिसको बोला जाता है अब्लेशन और प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, उत्पाटन। अब्रेशन का मतलब तो आपको समझ में आता है। प्लकिंग और पॉलिशिंग का मतलब होता है कि जब ये आपके ग्लेशियर नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते वक्त ये क्या है, ये मान लो ये आपकी रोक है, रोक वे से ग्लेशियर नीचे उतरता है, तो ये क्या करती है, रोक का जो उबड़ खाबड़ वाला पार्ट है, पत्थर वगैरह, उसको अपने साथ उखाड़ कर ले जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं। जैसे आपका यू शेप वैली है, हैंगिंग वैली है, सर्क है, अरेत है, हॉर्न है, नूनाटक है, क्रेग एंड टेल है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका जो ग्लेशियर है वो क्या बनाती है, यू शेप वैली बनाती है। जब आपके ये ग्लेशियर यहाँ से उतरते हैं तो ये अपने साथ साथ क्या करते हैं, जैसे आपकी ये वी शेप वैली है, यहाँ पे बर्फ जमगी, तो ये क्या करती हैं, ये ग्लेशियर ऐसे इसको ऐसे इस शेप में बदलते हैं, मतलब कि इसका इरोजन कर देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, यू शेप वैली बोला जाता है, जो कि आपके ग्लेशियर ही बना सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। उसके बाद आप एक और पढ़ोगे जिसका नाम होता है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली कैसे बनती है कि मान लो ये आपकी कोई मेन रिवर है, और उस मेन रिवर में ऊपर से रिवर अपना पानी डाल रही है, तो जब आपका सर्दी होती है तो सर्दियों में ये बर्फ जम जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऐसे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें वो वैली लटकती हुई दिखती है, इसलिए उसको बोला जाता है लटकती वैली या हैंगिंग वैली। देखो ये आपकी मेन रिवर, और ये ऊपर पहाड़ों से नदियां पानी गिरा रही है मेन नदी में, तो सर्दियों में ये जो पानी जब है जम जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, लटकती वैली या हैंगिंग बोला जाता है, हैंगिंग वैली बोला जाता है। उसके बाद देखो आपका क्या होता है, सर्क। सर्क कैसे बनता है, सर्क की शेप होती है ऐसे, ये वाली शेप। जब आपका ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर यहाँ से उतरता है, तो वो क्या कर देता है, उस रोक को एक चेयर की शेप में कट कर देता है, तो इसको बोला जाता है ग्लेशियर बोला जाता है। और जब ये ग्लेशियर नीचे उतरता है तो रास्ते में क्या करता है, ऐसे गड्ढे बना देता है, और उस गड्ढे में जो आपका ग्लेशियर के पिघलने की वजह से पानी फिल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है टार्न लेक। ठीक है, ये देखो आपका यू शेप वैली समझ में आ गया। यू शेप वैली कैसे बनता है, यू शेप वैली के साथ ये आपकी हैंगिंग वैली एसोसिएट करती है। हैंगिंग वैली मैंने आपको बता दिया कि जब मेन रिवर है, मेन रिवर में ट्रिब्यूटरी नदियां ऊपर से पानी गिराती है, तो वो पानी क्या है, वो पानी आपको कैसा दिखता है, नीचे से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लटक रही है कुछ चीजें, तो इसको बोला जाता है हैंगिंग वैली। उसके बाद आपको मैंने सर्क बता दिया, सर्क के कुछ नेम है जो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। CWM इन वेल्स, कोरी इन स्कॉटलैंड, कार इन जर्मनी। ठीक है, और इसके 3 होते हैं, एक होता है हेड वॉल, बेसिन और थ्रेशोल्ड। देखो ये आपका क्या होता है, हेड वॉल होता है, ये बेसिन होता है, और ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, ये जो आउटर मार्जिन होता है सर्क का, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड। और सर्क की जो शेप होती है एक चेयर की जैसी होती है, चेयर की भांति होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी है सर्क के बेस पे। ग्लेशियल प्रोटेक्शन थ्योरी किसकी है, गारवुड की है। जिसे ग्लेशियल जिसे गारवुड। भ्रगशुंड निवेशन थ्योरी किसकी है, जॉनसन की है। साइक्लिक थ्योरी होब्स की है। मेल्ट वाटर एंड रेन थ्योरी वो किसकी है, लिवाइस की है। रोटेशनल स्लिप थ्योरी है। ठीक है, देखो ग्लेशियल थ्योरी किसकी है, गारवुड की। भ्रगशुंड निवेशन थ्योरी जॉनसन की है। साइक्लिक थ्योरी होब्स की है। मेल्ट वाटर एंड रेन वाटर थ्योरी लेवाइस की है। रोटेशनल स्लिप
थ्योरी भी किससे रिलेटेड है, हमारे सर्क से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने आपको ये टार्न लेक बना दिया, कैसे बनती है कि ये आपका क्या है, ये ग्लेशियर है। जब ये ग्लेशियर नीचे उतरता है तो नीचे उतरते वक्त ये क्या है, रॉक का कुछ हिस्से में ऐसे गड्ढे गड्ढे बना देता है, उस गड्ढे में पानी पिघल के भर जाता है और ऐसी लेक को क्या बोला जाता है, टार्न लेक बोला जाता है। और ये सर्क के बेसिन में नीचे वाले पार्ट में बनती है। ठीक है, ये देखो ये आपका सर्क है, सर्क का ये जो पार्ट है इसमें ये जो पानी भर गया है इसको क्या बोला जाता है, इसको टार्न लेक बोला जाता है। ये प्लकिंग की वजह से बनी है। प्लकिंग का मतलब होता है उत्पाटन, ठीक है, उखाड़ के ले जाना। उसके बाद आपका होता है कोल, होता है रेत, होता है हॉर्न, होता है कोल। कैसे होता है, दो पहाड़ हैं, ये दो पहाड़ ऐसे मिले होते हैं, तो जब यहाँ पे ग्लेशियर होते हैं तो वे क्या कर देते हैं, ऐसे इरोजन कर देते हैं, तो दो पहाड़ कट जाते हैं, दो पहाड़ों के बीच में आने जाने का रास्ता बन जाता है, उसको बोला जाता है कोल। ठीक है, उसके बाद होता है हॉर्न। हॉर्न किसको बोलते हैं, ठीक है, देखो हॉर्न होता है, एक मिनट इसको मैं आपकी देखो, ये देखो आपका सर्क ऐसे, आपको पता है आपका सर्क कैसे था, ऐसे ये माउंटेन था, ऐसी शेप था। जब ये यहाँ से भी ग्लेशियर उतरना शुरू कर देता तो इसकी कैसी शेप, एक पेंडुलम से ऐसी शेप हो जाती, इसको तो बोला जाता है हॉर्न। ठीक है, और जब ये कई सारे आपके हॉर्न एक ही में साथ बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सी सा जैसी जो आपका सो टिथ जैसे कोम जैसी जो आकृति होती है उसको अरेत बोला जाता है। और जो जो गैप फॉर्म होता है इसके बीच में, दो माउंटेन के बीच में, उसको बोला जाता है कोल बोला जाता है। ये देखो ये आपका क्या होता है, कोल होता है, ये आपका अरेत है, ये बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं, और ये आपका हॉर्न है। ऐसे माउंटेन की शेप ऐसे हो जाती है, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, हॉर्न बन जाते हैं। ये आपकी हैंगिंग वैली आपको दिख रही है, ठीक है, ये सर्क है। अब आपका देखो जो अरेत है ना, अरेत के नेम है, अरेत को सिगरीट रेंज बोला जाता है इंग्लैंड में, ठीक है, और इसको क्रेस्ट लाइन ऑफ अरेत या पिरामिडल पीक या कोल एंड पीक टोपोग्राफी भी बोला जाता है। उसके बाद आपको स्टार स्टार फिश रेत भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम है जो आपने कर लेने हैं। उसके बाद होता है नू नाटक। नू नाटक क्या होता है, आपका एक ऐसा पार्ट होता है जैसे कोई ऊपर उठी हुई चोटी है और इसके चारों ओर क्या होती है, बर्फ होती है, इसको बोला जाता है ये एक आइलैंड की तरह दिखता है कि पूरा एरिया में बर्फ है, लेकिन कोई छोटी सी रोक और उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, तो उसकी वजह से ये क्या है, दूर से देखने पर एक आइलैंड जैसा लगता है, इसको बोला जाता है नू नाटक बोला जाता है। ये देखो ये आपका क्या है, ये बर्फ सी जम जाती है इस छोटे छोटे लैंड के रोक के टुकड़े पर, इसको बोला जाता है नू नाटक। उसके बाद है आपका क्रेग एंड टेल। क्रेग एंड टेल में क्या होती है, देखो इसकी वो देख लो ऐसे, ये मान लो ये आपकी रास्ते में क्या है, कोई रोक है ऐसे, ये कोई रोक है, तो यहाँ से ग्लेशियर क्या होता है, ये ग्लेशियर आपका चढ़ता है और यहाँ पे उतरता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये क्या करता है कि जब ये चढ़ेगा तो यहाँ का स्लोप कैसा होगा, स्टीप होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर देगा, प्लकिंग करेगा, और यहाँ पे क्या आराम से उतरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होगा, तो ये क्या बन जाती है, एक क्रैग एंड टेल, पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, क्रैग एंड टेल। फ्लो डायरेक्शन देखो ये रही, जहां से चढ़ेगा ना वहां पे क्या होगा, जहां से चढ़ता है वहां पे क्या करता है, इरोजन करता है प्लकिंग की वजह से, और आगे फिर क्या है, एक पूंछ बन जाती है, उसको बोला जाता है क्रैग एंड टेल। इसी की जैसे एक होती है जिसका नाम होता है रोशमुटोने। रोशमुटोने जो वर्ड है वो सबसे पहले डी सोसर ने 1804 में यूज किया था। एक शिप, जैसे शिप पीठ निकाल के बैठ जाता है ना, ऐसी देखने को मिलती है आकृति। ठीक है, ये देखो ये भेड़ जैसी आकृति देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है रोश मोटोने। अब देखो ये अपोजिट है, उसमें तो आपने पढ़ा था क्रैग एंड टेल में कि जहां से आपका ग्लेशियर चढ़ता है वो वाली साइड पे क्या होगा, इरोजन होगा, एब्रेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, जेंटल होगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि जहां से ये चढ़ रहा है वो तो कैसी होगी, जेंटल स्लोप होगा, जहां पे उतर रही है वो कैसी होगी, स्टीप स्लोप होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से चढ़ रहा है तो ये इसको जोन ऑफ वाइब्रेशन जहाँ उतरेगा उसको बोला जाता है, वो वहां क्या होती है, प्लकिंग ज्यादा होती है, इरोजन ज्यादा होता है।
फियोर्ड्स होते हैं, फियोर्ड्स आपकी क्या होती हैं, ऐसी गहरी गहरी जो घाटियां होती हैं जिसमें आपके पानी भरा हुआ होता है। आप कभी वहां पे देखते हो हिली एरिया में तो क्या होता है, ऐसे कट पड़ जाती है कोस्टल एरिया में, उनमें बर्फ जमने के बाद और जब बर्फ पिघल के पानी बन जाता है ना, तो इनको बोला जाता है फियोर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके देखो ये रहे आपके फियोर्ड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फियोर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपका देखो डिपोजिशनल वर्क में मोरेन होता है। मोरेन क्या होता है कि जो आपका ग्लेशियर अपने साथ छोटे छोटे क्या लेके आता है, ग्लेशियर साथ में लेके आता है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े साथ में लेके आता है, उसको डिपोजिट कर देता है, उसको मोरेन बोलते हैं। मोरेन तीन तरीके के होते हैं आपका, एक तो होता है एंड और टर्मिनल मोरेन, जो सबसे लास्ट में होता है उसको बोला जाता है एंड मोरेन। जो किनारों पर जमा होता है उसको बोला जाता है लेटरल मोरेन। जो बीच में जमा हो जाता है उसको बोला जाता है मेडिवल मोरेन, और जो बिल्कुल तली में इकट्ठा हो जाता है उसको बोला जाता है ग्राउंड मोरेन। चारों आपको बता दिए हैं। ठीक है, ड्रमलिन होते हैं। ड्रमलिन ये समुद्र है, समुद्र में ऐसे उल्टी नौका जैसे, उल्टी बोट जैसे आपकी कुछ आकृतियां देखने को मिलती है, इसको बास्केट या एग टोपोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्रमलिन बोला जाता है। ये देखो आपके ड्रमलिन जो छोटे छोटे आपको ऐसे दिख रहे हैं ना बर्फ के टुकड़े, इसको ड्रमलिन बोला जाता है। उसके बाद कुछ पानी और जो बर्फ है, बर्फ की हेल से भी कुछ आपके क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, जिसमें कि आपका क्या है, एस्कर है, केम है, केम टेरेस है, कैटल है, आउटवॉश प्लेन है। देखो आपका सबसे पहले है एस्कर। एस्कर क्या होती है आपकी लंबी और छोटी छोटी क्या होती है, रिजीज होती हैं, जो कि आपके क्या है इन ग्राउंड मोरेन के इकट्ठा होने की वजह से बनी है। इनकी जो हाइट है ना वो डिफर करती है। ठीक है, इसको बोला, देखो ये आपके एस्कर है, छोटे छोटे आपका जब ये बन जाते हैं एस्कर, यहाँ पे देख लो आपकी ये लंबी सी कटक, लंबी लंबी जो रिजीज होते हैं इनको एस्कर बोला जाता है। ये आपके ड्रमलिन हो गए। केम भी क्या होते हैं, आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, छोटी छोटी आपकी माउंटेन्स होती है, इनको केम बोला जाता है। देखो केम स्मॉल हिल्स और इरेगुलर हिल्स होती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है केम। उसके बाद आपका केटल और हमोक्स क्या होते हैं, केटल क्या होते हैं आपके डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं जिनमें पानी होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका केटल। और जब ये केटल का साइज बड़ा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, हमोक्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था, ये होता है एंड और टर्मिनल मोरेन। जब ये एंड और टर्मिनल मोरेन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इसके जैसे जो पीछे बर्फ और पानी था वो आगे आके सारा फैल जाता है, इसको बोला जाता है आउटवॉश प्लेन। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियल जियोमॉर्फिक साइकिल किसने दिया है, जो ग्लेशियल जियोमॉर्फिक साइकिल दे वो आपके विलियम मॉरिस डेविस ने 1900 में दी है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, बाकी आपकी जो जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। और कल से हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हम खत्म कर देंगे, 4-5 दिनों में हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी ओशनोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, आज आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो गया, और आपके जो भी फाइल है वो मैं अपलोड कर दूंगी अभी, क्लास आफ्टर क्लास के होते ही आपको अपलोड कर दूंगी मैं।